अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वजीर दिफा साहब का कहना है कि ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने इतनी ज्यादा सियासत की है कि इतनी सियासत तो हमारी दो नस्लों ने नहीं की। ये उन्होंने किस जनरल साहब के हवाले से कहा, क्यों कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ खबरें पाकिस्तान से हैं, कुछ खबरें पाकिस्तान के बाहर से हैं। कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। ज्यादातर खबरें आपको पता है हुक्मरानों के हवाले से होती हैं, हुक्मरान शराफिया के हवाले से होती हैं। मीडिया पे भी हुक्मरानों के मसाइल डिस्कस होते हैं, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं वो बहुत कम डिस्कस होते हैं। पर एनीवे, अवाम जिस हालत में है, एक तरफ आपके हुक्मरान हैं, वो जा रहे हैं जनाब, कोई कह रहा है कि जी वो अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने जाके ये करना है, कोई कह रहा है कि जी वो लंदन जा रहा है, वहां पे उनका तिब्बी मुआयना होना है। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर अवाम की ये हालत है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। बहावलपुर में भूख की वजह से बुजुर्ग खातून दम तोड़ गई। जी हाँ जी, भूख की वजह से बहावलपुर में एक खातून जो है वो इंतकाल कर गई हैं। दूसरी उनकी जो बहन है उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये दोनों बहनें कई रोज से भूखी प्यासी थी, भूखी थी, इनके पास खाने को रोटी नहीं थी, जिसकी वजह से एक बहन फौत हो गई और दूसरी बहन को अस्पताल पहुंचाया गया। ये भावलपुर पंजाब के अंदर सिचुएशन है, जिस सूबे को कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा आसूदा सूबा है। दूसरी एक और खबर, ये भी आप पंजाब से खबर देख लें, ये सामने है। रहीम यार खान, ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। जी हाँ जी, 3 बच्चों को जहर देके बाप ने अपनी जान ले ली। उसकी ये हालत थी कि जनाब वो 3 बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ले सकता था, और ऑब्वियसली इस वक्त तो रोटी पूरा करना मुश्किल हुआ हुआ आवाम के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं दही इलाकों के अंदर जिनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ सकते हैं। ये अब हमारी मौशी हालत है, ये हमारी इकोनॉमिक हालत है। और दावे और बातें आप सुने और ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब के अंदर बड़ी तरक्की हो गई, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तरक्की हो गई। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो आम बंदे से आप पूछें, स्पेशली महंगाई के हवाले से। पहले भी मैंने एक दफा अर्ज की थी कि महंगाई इमरान खान साहब के दौर में भी काफी ज्यादा हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सुबह से शाम तक एंकर्स, मीडिया, हर कोई बात करता था महंगाई महंगाई। वो बाहर जाते थे तो उनको दुकानदार बताते थे, वो किसी और जगह जाते थे तो उनको अपने दोस्त बताते थे। लेकिन अब आप एक भी प्रोग्राम महंगाई पे नहीं देखेंगे, एक भी प्रोग्राम महंगाई पे नहीं देखेंगे कि जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग महंगाई के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हो। हालांकि 2022 के बाद तो महंगाई का एक नया तूफान आया है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। एनीवे, पंजाब के हवाले से वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि लोग देख रहे हैं कि पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, और इसी वजह से समड़ियाल का इलेक्शन भी इन लोगों ने जीता है। लेकिन समड़ियाल के इलेक्शन के हवाले से ही हसन मुर्तजा साहब ने कहा है कि मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं कि नून लीग वाले बगैर किसी सहारे के अपने हलकों में नहीं जा सकते, बगैर किसी आश्रय के अपने लोगों में बैठ नहीं सकते। ये हसन मुर्तजा साहब ने कहा कि जी मैं ये बात हल्फन आपको बता रहा हूं कि इनकी हालत ये है कि ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि जी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। दूसरी जानिब कराची में तो आपको पता है, कराची तो साईं का कराची है, तो साईं तो साईं, साईं का कराची भी साईं। कराची में जनाब जलजले के झटके आए और एक जो जेल है, उस जेल से बहुत सारे कैदी फरार हो गए, मलीर जेल से। अब उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक खातून तो खुद अपने बच्चा लेके वापस आ गई, जनाब मेरा बेटा भागा था, आप इसको वापस रख लें। और उसके हवाले से, जेल के हवाले से, जो वहां के वजीर दाखिला हैं ज़ियाल अंजार साहब, जिनके घर को भी आग लगाई थी मुजाहिरीन ने गालबन मोरो में उस साइड पे, उन्होंने कहा कि कैदी दीवार तोड़कर नहीं, गेट से फरार हुए हैं। फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं है। 100 के करीब कैदी फरार हुए हैं, जिनमें से 46 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि वो इतनी संजीदा, इतनी कोई सीरियस सूरत हाल नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपको पता है कि पाकिस्तान का अभी बजट आना है, और बजट के हवाले से डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि शेडो ऑफ IMF लूम्स ओवर डेवलपमेंट किटी, यानी जो भी हमारे तरक्याती काम होने हैं, जो भी तरक्याती मंसूबे होने हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शायद वो इस दफा हम ना कर सके, क्योंकि IMF की मंजूरी जरूरी है। और IMF का जो शेडो है, IMF का जो साया है, वो हमारी जो डेवलपमेंट के तरक्याती जो फंड्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा गहरा है। वो इजाजत देंगे तो ये सारे काम होंगे। दूसरी जानिब इकोनॉमी के हवाले से एक और खबर है, 2026 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है हमारा, अगले साल का, उसमें हुकूमत की ख्वाहिश है कि हमारी जो तरक्की की शरह है वो 4.2% हो जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट आइज 4.2% GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026।
यानी अगले साल जो है इनकी ख्वाहिश है कि 4% से ज्यादा हमारी तरक्की की शरह हो जाए। मैं छोटी सी खबर आपको दे दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था उस वक्त तरक्की की शरह तकरीबन 6% पे वो छोड़ के गए थे। बाकी आप इसमें जमा खर्च कर लें, माइनस प्लस कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 साल में तजर्बाकारों ने कितनी तरक्की की और क्या कैसे किया और कैसे नहीं किया। अच्छा, अब एक और बात है, मुजम्मिल असलम साहब ने भी ये बात कही है और दानियाल अजीज साहब ने भी ये बात कही है। दानियाल अजीज साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह बैंकों ने पैसा मार्केट के अंदर पंप किया है उसकी वजह से, और जो मुजम्मिल असलम साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जो पॉलिसीज नजर आ रही हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगले साल महंगाई मौजूदा महंगाई से तकरीबन डबल होगी। ये मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं। वो जो मुख्तलिफ जो अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो ये दावा कर रहे हैं। और दानियाल अजीज साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई इस साल रवां बरस सितंबर, यानी फाइनेंशियल ईयर तो हमारा गालबन जून में मुकम्मल हो जाएगा, तो सितंबर से आपके मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आएगा, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 3 साल से जब से ये लोग आए हैं महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है, ये आप भी कमेंट करके बताइएगा। आप देखते हैं कि जनाब इन लोगों के दावे दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं। हो सकता है सितंबर तक हुकूमत हर चीज की कीमत आधी कर दे, आटा भी सस्ता हो जाए, बिजली भी सस्ती हो जाए, अंडे भी सस्ते हो जाए, दूध भी सस्ता हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूं कि ये इतनी कॉम्पिटेंट हुकूमत है, ये सितंबर तक, मेरी खबर ये है कि ये हुकूमत जो है सारी चीजों की कीमतें सस्ती कर देगी और बिल्कुल चीजें बिल्कुल सस्ती हो जाएंगी और मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा होगा, लोगों की जो इनकम है उसमें भी डबल इजाफा हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूं। आप लोग क्या समझते हैं जरा बताइएगा कमेंट करके जरूर। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे सीने में बहुत कुछ दफन है, मेरा मीटर घूमे तो मैं कह देता हूं हमारी 2 नस्लों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत जनरल बाजवा ने 5-6 साल में की। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से कबल रोज नया पैकेज तैयार करके हमें देते थे। वो ये कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब ने बड़ी की है, सियासत की है, और इतनी सियासत तो हमने 35 सालों में नहीं की जितनी सियासत जो जनरल बाजवा साहब ने 5-6 साल में कर ली। तो जनरल बाजवा साहब के हवाले से अक्सर ये बयान देते रहते हैं, लेकिन ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जब ये आर्मी चीफ थे और ख्वाजा आसिफ साहब की सियालकोट की सीट का मसला हो रहा था तो इन्होंने रात को जनरल बाजवा को टेक्स्ट मैसेज किए थे और कॉल भी की थी, और व्हाट्सएप मैसेज जो इन्होंने किए थे उस मैसेज के ऊपर तकरीबन 40 के करीब इन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजी थी। जी हाँ जी, 40, ये मैं आपको खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 40 के करीब इन्होंने स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस उनको फॉरवर्ड किए थे। आई डोंट नो वो फॉर्म 45 के थे, किसके थे, क्या थे, लेकिन 2018 में ये उन्होंने उनको भेजे थे और उनको बताया था कि जनाब ये मेरे हल्के में गड़बड़ हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और आगे से जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप फिक्र ना करें। पर एनीवे, तो वो जनरल बाजवा को जब ये मैसेज कर रहे थे उस रात को, इलेक्शन की रात को टेलीफोन कॉल कर रहे थे, क्या उसमें जनरल बाजवा का कोई किरदार था? मेरे ख्याल में वो एक रात में ही फिर जनरल बाजवा ने इतनी सियासत कर ली होगी जितनी इन्होंने 35 साल 40 साल की होगी सियासत। इसलिए कि अगर आपकी 35 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि जिस रात को लगे कि आप इलेक्शन हार रहे हैं उस रात को आप आर्मी चीफ को मैसेज करना शुरू कर दें व्हाट्सएप के ऊपर और तस्वीरें भेजना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी सियासत तो वो किसी काम की नहीं है ना। तो वो तो हमें उसी दिन पता चल गया था कि आपकी सियासत जो है वो उस इलेक्शन वाली रात खुद दौड़ के जनरल बाजवा के पास गई। क्या ये किसी भी कैंडिडेट का बनता है कि वो आर्मी चीफ को मैसेज करे और चीजें भेजे उस रात को कि मेरा इलेक्शन का बड़ा मसला बन रहा है? तो इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है। और उस जमाने में तो जनरल बाजवा के जाके बड़ी बड़ी खुशामदें होती थी, और कौन कौन करता था, उनके ससुर की भी खुशामदें होती थी, कौन कौन करता था, किस किस से मुलाकातें होती थी। वो जनरल बाजवा साहब खामोश है, मेरे ख्याल में कभी उन्होंने बोला कोई चीजें शेयर की तो वो भी पता चल जाएगा। दोनों तरफ से होती थी, अपोजिशन वाले भी करते थे, दूसरी साइड वाले भी करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बल्कि ये भी मैं आपको दे दूं कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत खत्म हुई उस दिन भी एक वफाकी वजीर ने मैसेज करके जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया, और वो मैसेज हो सकता है किसी ने देखा भी हो, और उनका कि विदाउट योर हेल्प वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू गवर्न, इस तरह। और शायद उसने ये भी कहा हो कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आई केम बैक इनटू कैबिनेट, इस तरह की बातें। पर एनीवे, ख्वाजा साहब की जो 35-40 साल की सियासत है वो 35-40 साल की सियासत तो मेरे ख्याल में उसमें अगर आप देख लें कोई बहुत कम ही अरसा आया जहां पे वो एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द ना घूम रही हो।
वैसे तो सियासत सारों की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाँ, एक जमाना आया था बीच में जब इन्होंने खड़े होकर तकरीरें की थी पार्लियामेंट के अंदर और बताया था कि आपकी फौज जो है वो कितनी जालिम है, उसने लोगों की हड्डियों से खून चूस लिया है, बल्कि टीवी में बैठ के एक इंटरव्यू भी दिया था कि हमारी फौज ने तो आज तक कोई जंग ही नहीं जीती। ये भी इन्होंने कहा था ख्वाजा साहब ने। पर एनीवे अब वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जितनी सियासत की है आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, 5-6 साल में उतनी तो हमने नहीं की। आप लोगों ने, जिस तरह मैंने वैसे भी अर्ज कर रहा हूं कि सियासत का आगाज कहां से किया मियां साहब ने, वो भी सबको पता है। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है। अब देखते हैं कि जी जनरल बाजवा कभी इसका कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आजकल वो इजी होता है जब कोई एक बंदा चला जाए तो उसके बारे में आप जो मर्जी कहते रहे, तो वो किसने क्या कहना है। बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में जनाब हमारा वफ्द इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है और बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से मुलाकात, भारतीय जारियत की मजम्मत, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और मुझे पता है कि बाय द टाइम बिलावल वापस आएंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो जश्न मना रहा होगा और हमारा जो मुकदमा है वो हम जीत चुके होंगे। और बिलावल पहले वजीर खारजा भी थे ना, इन्होंने जहाज का इंजन नहीं ठंडा होने दिया। कितने ममालिक के इन्होंने दौरे किए थे, इधर से आते थे तो उधर जाते थे, उधर से आते थे तो उधर जाते थे। तो अब दोबारा बिलावल साहब की सरबराही में वफ्द को भेज दिया गया है और यकीनन ये वफ्द भरपूर अपना काम करेगा। वैसे मियां साहब भी लंदन में है, मुझे लगता है कि मियां साहब भी पाकिस्तान का कोई ऐसा ही काम कर रहे होंगे, कोई मिशन लेके गए होंगे और मोदी के खिलाफ कोई बड़ा बयान वो लंदन से देंगे। तो अब देखते हैं कि जनाब मोदी के बुरे दिन मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि बिलावल साहब के हाथ में आ गई हैं अब सारी चीजें और बिलावल साहब अमेरिका में पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। बाकी जो भारत है उसने पाकिस्तान का पानी रोकने के इकदाम शुरू कर दिए हैं और अब तक जो पाकिस्तान की हुकूमत का रद्द-ए-अमल है उसके हवाले से माहिरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। कल वाटर और पावर एक्सपर्ट हैं अब्बासी साहब, उनसे मेरी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इससे ज्यादा मुतहरिक होने की जरूरत है। आलमी अदालत इंसाफ या क्रिमिनल कोर्ट जो है वहां पर यह मुकदमा लेके जाए। डैमों के जरिए आप इस तरह पानी नहीं रोक सकते। किसी का पानी रोकना जो है ये एक बड़ा जुर्म है और एक तरह से आप इसको क्राइम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका रद्द-ए-अमल काफी सुस्त रवि का शिकार है और जो हुकूमत ये कह रही है कि जी मोदी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है, पानी रोकने के लिए इतना टाइम लगेगा, ये ऐसी बात नहीं है। उसने ऑलरेडी मैनिपुलेशन शुरू कर दी है। चिनाब का पानी कभी वो ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है। इसी तरह कश्मीर के अंदर 2 नहरें हैं, उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनके जरिए भी मैनिपुलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर पानी के बहाव को। तो ये पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में गजाई किल्लत पैदा हो सकती है। ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल है और मोदी साहब वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। और ये ख्याल और ये सोच के यहाँ पे हमारा पानी नहीं रुक सकता जी, वो मानसून आ जाएगा तो ये हो जाएगा और पानी खोलना उनके लिए मजबूरी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमें इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। और एक्सपर्ट जिनसे मेरी कल बात हुई थी वो ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत के अंदर संजीदगी का लेवल उतना नजर नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। दूसरी जानिब मोदी साहब के साथ जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया के सामने ही है। उनको अब जिस तरह मैंने कल भी अर्ज किया था कि कनाडा में जो G7 का समिट हो रहा है शायद उसमें भी उनको नहीं बुलाया जा रहा। फिर भारत के साथ जो पाकिस्तान की जंग हुई है उसके हवाले से भी आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका इंटरव्यू भारतीय हुकूमत के गले पड़ गया है। उनका एतराफ के भारत को शिकस्त हुई, भारत के त्यारे गिरे, उसके ऊपर लोग एतराज कर रहे हैं। भाई इसमें एतराज वाली क्या बात है? वो एक फौजी आदमी है, उसने सियासत थोड़ी करनी है। उसने जो चीजें हुई हैं उसने जाके बयान कर दी है। सियासत करें मोदी साहब, सियासत करें जनाब, वहां पे जो बीजेपी की सियासत करे, कांग्रेस सियासत करे, वहां के जर्नैलों ने तो सियासत नहीं करनी ना। तो ये इंडिया में बड़ा मसला बना हुआ है तो वो उसके ऊपर उनकी बड़ी तनकीद हो रही है और उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। तो वो जो हकीकत थी वो उन्होंने बयान कर दी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से बार बार ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान ने ये जंग चाइना की मदद से जीत ली, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने पहले भी एक चीज कही थी, टीवी प्रोग्राम में भी कही थी कि भाई चाइना का असला है लेकिन इंडिया के पास जो असला था वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान से इंफीरियर नहीं था, पाकिस्तान से कम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा ही आप कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर ही आप कह सकते हैं।
इसमें जिस तरीके से हमने जंग की प्लानिंग की, जिस तरीके से हमने जंग लड़ी, वो चीज मैटर करती है। ये जो तासुर है कि जी वो सिर्फ चाइना ने हमें जंग जितवा दी, नहीं था। चाइना से हमने असला लिया, चाइना हमारा ब्रदर दोस्त मुल्क है, चाइना ने पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जंग पाकिस्तान ने लड़ी, और इसी चीज के हवाले से जो पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, उन्होंने भी बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत के साथ हालिया तनाजे में कहीं से मदद नहीं ली, अपने वसाइल पर इन्हिसार किए। बाकी कुछ असला हम इधर से लेते हैं, कुछ उधर से लेते हैं, असला तो हम खरीदते हैं। लेकिन ये जो तासुर है कि शायद इसलिए कि बीबीसी ने भी शायद उनसे ये क्वेश्चन किया था बरतानवी नशरियाती इदारे ने कि वो चाइना ने ये कर दिया तो वो कर दिया, उससे आपको ये आज होगी। उन्होंने उसमें यही कहा कि नहीं जनाब, हमने जो है वो खुद ये जंग लड़ी है। बाकी अगर कोई किसी को जंग जितवा सकता होता तो इसराइल भारत को जितवा देता, अमेरिका भारत को जितवा देता, वैसे तो नहीं हो सका। तो जो भी रिजल्ट है वो सामने है, वो मैदान में है। मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया था कि बात टेक्नोलॉजी की भी होती है, असले की भी होती है, लेकिन जंग आपने लड़नी किसने और जंग किसने लड़नी है, पाकिस्तान के पायलट्स का क्या किरदार था, पाकिस्तान की अफवाज की क्या प्लानिंग थी, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अब तो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस चीज को भी माना है कि जनाब 2 दिन हमारी एयरफोर्स नहीं उड़ी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर से क्या कुछ हुआ होगा कि वो इतने कंफ्यूज हो गए कि 2 दिन उनके त्यारे ग्राउंडेड रहे, उनको समझ नहीं आई कि जनाब हमने करना क्या है या फिर हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।